चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सीबीएसई के अंदर। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया 2 मार्क्स में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमको टॉर्क पूछ रहा है। व्हेन इट इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच अटेंड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट कह रहा है कि हमको टॉर्क निकालिए जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया तो। और दूसरा कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बताना है भैया? ओरिएंटेशन, मतलब थीटा की वैल्यू बतानी। चलिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए जो यूनिफॉर्म है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया ई है। अब इसके अंदर हमको किसको रखना है? इसके अंदर हम रखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको रखा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब -q यहाँ +q यहाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2a। जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको कितने एंगल पर रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम बोले तो इसको थीटा एंगल पर रखा गया है। ओके, हमको टॉर्क चाहिए। टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। अब फोर्स इसके ऊपर कैसा लगा? निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितने का? Q इंटू ई का। और पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू ई। तो यदि हम देखें तो दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यदि ये पूछा जाता कि नेट फोर्स क्या है डाइपोल के ऊपर, तो वो क्या होता? +QE और -QE बराबर 0। नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा। लेकिन टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? एक ऐसा लाइन खींचा जाए जो इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर हो और नीचे वाला जो फोर्स है उसके ऊपर ही परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा एक लाइन खींच सकते हैं। मतलब हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब यदि ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा। तो ये जो साइड होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग 2a cos थीटा, और ये वाला साइड हमारा हो जाएगा 2a sin थीटा। ये आप लोग जानते होंगे कैसे लिखा जाता है। भावनाएं हैं, आप लोग थोड़ा नहीं पता है तो सीख लीजिएगा, बहुत जगह जरूरत पड़ता है। तो फोर्स तो हमको पता चल गया कितना है? Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a sin थीटा। 2a sin थीटा। अब इसको थोड़ा दायां बायां कर देते हैं। Q इंटू 2a को एक साथ रख दिए और E को थोड़ा सा दायां कर लिए और sin थीटा का sin थीटा चिपका लिए। तो Q इंटू a क्या होता है? P, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E का E, sin थीटा का sin थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम किस फॉर्म में? sin थीटा का कौन सा होता है? डॉट या क्रॉस? पता होगा क्रॉस होता है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और टॉर्क को हम लोग दिखाते हैं टाउ से, चूंकि ये भी हमारा वेक्टर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। अच्छी बात है। और क्या कह रहा है हमारा? तो हमने क्या निकाल लिया? एक्सप्रेशन निकाल लिया। दूसरा क्या? आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट अटेंड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि यदि आपकी, मान लो ये हमारे पास क्या है? एक डाइपोल है, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसको इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है। एज ए एग्जांपल समझोगे स्टेबल और अनस्टेबल का, तो ऐसे समझ सकते हैं। एक कटोरी हमारे पास ऐसा गोल बॉल, इसमें यहाँ पे एक बॉल को रखे, छोटा सा गेंद को। अब इसको जो ही डिस्टर्ब करोगे तो ये ऊपर आएगा, ऊपर लेके आए, छोड़ दिए, वापस ये घूम फिर के यहीं पे आके रुक जाएगा। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही कटोरे को, बॉल को पलट दो, इसको यहाँ टिका दो। जब तक यहाँ टिका हुआ अच्छी बात है, जो ही इसको छेड़े तो ये वापस अपने स्टेबिलिटी वाले में नहीं आने वाला। एक बार टच कर दिया तो क्या होगा? लुढ़क जाएगा, वापस थोड़ी ना खुद ब खुद आ जाएगा। तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वही कहानी, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ इस तरफ फोर्स और निगेटिव की तरफ इधर फोर्स। जब ये ऐसा है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसके कारण ये क्या करेगा? सीधा हो जाएगा। यदि ऐसा है तो बहा दो इधर फोर्स, ये एकदम स्ट्रेट बना हुआ है। जो ही थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस से इसको क्या करेगा? इधर फोर्स लगाइए, इधर फोर्स लगाएगा और बहा दो इसको सीधा कर देगा।
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा? जब ऐसा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए वापस से ऐसा हो गया, डिस्टर्ब किए वापस से ऐसा हो गया। तो थीटा इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम डाइपोल को रखें, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज, इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये कंडीशन रहेगा तो हमारा क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये कंडीशन कब आएगा? जब ये वाला बहादुर है कुछ ऐसा रहेगा। अभी यदि मान लो 45 है, 30, 10 कम करते करते जब जो ही इसके पैरेलल आ जाएगा तो एंगल कितना? 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ओरिएंटेशन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इतना ही तो पूछा जा रहा था। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इज 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है 2019 में क्या कह रहा है? 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each ओके आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। एक चार्ज हमने ले लिया Q और दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q। दोनों कितने मीटर से एक दूसरे से दूर है? 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। एक थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, इस लाइन पे कहीं पे एक तीसरा चार्ज हमको रखना है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब इसके पास देखोगे 3 जगह है, एक पहला पार्ट ये वाला हिस्सा, दूसरा इन दोनों के चार्ज के बीच का हिस्सा और ये तीसरा इस वाले चार्ज के राइट का हिस्सा। यदि हम यहाँ पे चार्ज को रखते तो क्या होता? ये पॉजिटिव, और मान लो हमारे पास चार्ज भी पॉजिटिव होता तो ये इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स इसी साइड लगाएगा, तो ये बहादुर इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं। जो कहानी यहाँ वही कहानी इसके राइट में भी सेम है, सिमिलरिटीज है। अब मान लो हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रख दिया, मान लो निगेटिव क्यू को रखा, तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसको ये बुलाएगा आजा, ये भी इसको बुलाएगा आजा, तो नेट फोर्स यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है। चलिए तो जो वैलिड नहीं है उसको हम मिटा देते हैं। मिट गया अपना भाई बंधु। तो अब आते हैं, चार्ज को हम रख दिए, 1 में नहीं रख सकते, 3 में नहीं रख सकते, किस में रखेंगे? चलिए 2 में रखते हैं। इसके ऊपर यदि हम रखें और मान लिए पहले हमने रखा प्लस Q को, क्या होगा? ये बहादुर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये बहादुर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि ये पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये भी पॉजिटिव इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये बहादुर अब की बार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं रहा, मतलब ये बहादुर उधर भागना शुरू कर देगा, मतलब प्लस Q को नहीं रख सकते। तो जो किसको रखेंगे? क्योंकि हमें पास यहाँ पे क्या कह रहा है? अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब इसका है कि इसका निगेटिव है या पॉजिटिव है ये पता नहीं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा ये साइन जो इसके ऊपर होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस तो होगा नहीं, जो कंडीशन इसके साथ वही कंडीशन इसके साथ, ये भी इधर भागेगा वो भी उधर भागेगा, मतलब प्लस वाले को नहीं रखेंगे। चलिए इसका भी डाउट खत्म, प्लस वाले को नहीं रखेंगे। तो प्लस वाले को हटा लिए, इसको भी हटा लो। अब चलो इसको भी, भावनाओं को हटाते हैं। अब आ गया वापस से, प्लस को नहीं रखेंगे तो माइनस को तो रख सकते हैं, माइनस को चेक कर लेते हैं। तो माइनस क्या करेगा? ये प्लस ये माइनस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये प्लस ये माइनस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, बैलेंस हो गया ये बहादुर। अब चलिए इसको चेक करते हैं, ये वाला प्लस ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये प्लस और ये माइनस इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, मतलब ये भी बैलेंस हो सकता है, नेट फोर्स 0 यदि राइट लेफ्ट दोनों सेम फोर्स हो जाए, ये भी बैलेंस हो गया, इस पर भी सेम कहानी चलेगा। तो मतलब है कि हमारा जो साइन होगा वो सबसे पहली बात निगेटिव साइन होगा, मतलब जो चार्ज लेंगे वो निगेटिव चार्ज होगा। समझने की कोशिश किया, निगेटिव होगा। अब इसको भी ये क्लियर हो गया कि हमारे पास साइन क्या होगा इसका? निगेटिव। अब इसको मिटा लो, क्लियर है यहाँ तक। अब की बार अब निगेटिव आ गया तो कह रहा है कि भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स हर एक के ऊपर क्या है? 0 है। तो चलिए हम माइनस Q के ऊपर ही नेट फोर्स की बात करते हैं। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स क्या? F1, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स मान लियो F2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लियो
x है तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना डिस्टेंस था 2 मीटर। तो ये यदि x है टोटल 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x मीटर। तो नेट फोर्स हमारे ये जो बहादुर है हमारा इसके ऊपर कितना नेट फोर्स 0, तब तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो कह सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल्स टू F2। इट मीन्स हम कह सकते हैं F1 का मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या भैया Q इंटू क्यू। अब निगेटिव साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि निगेटिव का मतलब हमने डायरेक्शन को दे दिया। जब एक बार निगेटिव यूज करके डायरेक्शन दे चुके तो दोबारा थोड़ी ना यूज करेंगे। बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब कौन कौन साफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो अब आते हैं तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर हटा लेते हैं तो 2 माइनस एक्स बराबर एक्स, तो 2 बराबर 2x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए हमारा x बराबर 1 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो निकल गया हमारा। तो चार्ज कैसा होगा तो चार्ज हमारा कैसा होगा निगेटिव चार्ज कैसा होगा निगेटिव हमारा होगा। और कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा x बराबर 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, देख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका नेचर डिफाइन करना है कि नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसको, और ये बीच में ही क्यों होगा ये भी समझे। तीसरा क्या रहा हमारा 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ लेंथ L। ऐसा कुछ रेगुलर हेक्सागोन है जिसका लेंथ क्या दिख रखा है L। अच्छी बात है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। यहाँ पे किसको रख दिया गया है माइनस क्यू चार्ज को। तो पूछा जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको कलरफुल किया जाए, येलो से, येलो नहीं करते हैं, ब्लू लेते हैं। अब देखेंगे इस प्लस के कारण इस माइनस के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा। ये प्लस ये माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये मान लियो F, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा जो यहाँ से यहाँ होगा, जो यहाँ से यहाँ होगा, जो यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, सबका डिस्टेंस सेम और सब किसके बराबर होगा L के बराबर होगा। ये F, इसके ऊपर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी हमारा F, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा F, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा F, और इसके ऊपर इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस तरफ इस तरफ। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, बच कौन सा गया सिर्फ एक बहादुर। तो अब ये फोर्स हम निकाल दिए तो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं एंड नेट फोर्स बराबर कितना हो जाएगा F, और F बराबर क्या लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कौन सा Q और Q के कारण, तो सीधा सीधी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये क्या है हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन था, एंगल सबका सेम होगा, आधे से निकला है बहादुर तो सबका एंगल सेम, तो मतलब साइड सेम सबका। तो ये एंगल यदि ये L है तो ये भी हमारा L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, सब L ही होगा, तो कह सकते हैं बाई L स्क्वायर। तो सीधा सीधी F नेट हमारा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, जो हमारा ये आंसर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L। चलिए एक L लेंथ के एक थ्रेड से एक हम मास को सस्पेंड कर दे जिसका वैल्यू कितना देकर रखा है m देकर रखा है। द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज Q। ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है Q चार्ज को कैरी कर रहा है
तो Q चार्ज को हम इस पे कैरी करवा दी, अच्छी बात है। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक किस में रखा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा गया जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छी बात है। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, अब ये क्या किए कि इसको हम उठा के यहाँ लेके चले आए, इसको जो ही हम छोड़ेंगे तो कैसे आना चाहेगा, इस रास्ते से आना चाहेगा, यहाँ आएगा, फिर ऐसे ही से। तो उसी का पूछा जा रहा है कि ऐसे ही से करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या उसका टाइम पीरियड होगा। तो जब ये बहादुर को यहाँ लेके आए, थोड़ा शक्ल नहीं अच्छा दिख रहा है, थोड़ा इसको हम उठा के ऐसे रख दिए। तो ये चूंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, Q इंटू E लगेगा, अच्छी बात है। चलिए, इसको हम मान लिए थीटा, थीटा मान लिए, तो मान लिए, क्या बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन QE लगेगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस QE को दो कंपोनेंट तो आ सकते हैं, यदि ये थीटा तो ये भी थीटा, और इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा हमारा क्या चीज, QE cos थीटा, और इस साइड का कंपोनेंट बन जाएगा हमारा QE sin थीटा, अच्छी बात है, बनेगा। अब चूंकि अब हम लेके इसको इस साइड जाना चाह रहे थे, और ये अपोज किसको कर रहा है, m इंटू ए को मास इंटू एक्सेलरेशन, इस साइड के फोर्स को अपोज कर रहा है कौन, QE sin थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QE sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। चलिए उल्टा लिखते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल्स टू, दोनों का क्या है, ये एक्सेलरेशन उस साइड लग रहा था, पेंडुलम आप पढ़े हो गए 11th में, तो m इंटू ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस QE sin थीटा। अब a बराबर क्या लिखा जा सकता है, माइनस QE बाई m, और साइन थीटा के यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, याद होगा आप लोग पढ़े होगे, यदि ये हमारा एक क्या है एंगल है थीटा, तो थीटा इक्वल्स, यदि हमारे पास थीटा क्या है ऑलरेडी बहुत ही छोटा एंगल, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को थीटा यदि लिखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L बाई आर, आर का अपॉन रेडियस। तो यदि हम इस r को x मान लिए और इसका लेंथ कितना देके रखा है, L देके रखा है, तो साइन थीटा यदि बहुत ही छोटा एंगल है तो यहाँ पे हम लिखा जा सकता है कितना, r का अपॉन रेडियस मतलब x बाई एल, x बाई एल। यहाँ से हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं माइनस QE बाई ML इंटू एक्स। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब और हम जानते हैं क्या, हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो ये कुछ ऐसा SHM वाली कहानी है। तो SHM का इक्वेशन क्या जानते हैं, SHM का इक्वेशन क्या जानते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस दोनों को यदि कंपेयर किया जाए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, QE पाई बाई ML। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर QE बाई ML। ये ओमेगा हुआ है, हमसे पूछ तो नहीं रहा है ओमेगा, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पीरियड, मतलब टाइम पीरियड पूछा जाए। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई n, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और टाइम पीरियड के टर्म में 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू कितना हम निकाल चुके, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई ML। तो T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर ML बाई Q इंटू ई। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका टाइम पीरियड। तो लिख सकते हैं T इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर ML बाई Q ई। आसान है, आराम से देखिएगा, देख लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस दिस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, अच्छी बात है, ऑफ साइड ए एज शो इन द फिगर, फिगर दिखाइए भाई, फिगर दिख गया, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू इसके ऊपर या इसके ऊपर, दोनों में से किसी के भी ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स दिखाना है बाकी 3 बहादुरों के कारण। चलिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, रिजल्टेंट की बात तो आती है तो फीलिंग आ जाती है ना। चलिए अब ये पॉजिटिव इसके कारण इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, हमने मान लिया इसको एफ मान सकते हैं ना, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, चूंकि ये ए है तो ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो ये भी कैपिटल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो इसके कारण भी फोर्स इसके ऊपर किस तरफ लगेगा, इस तरफ, अपोजिट, और सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, तो यहाँ फोर्स सेम एफ। चलिए एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्जेस क्या है, छोटू क्यू बड़ू क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। ये हो गया एफ की कहानी। एक और चार्ज बचा हुआ है ये वाला बहादुर, ये इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ, मान लिया इसका हमने नाम रख दिया F1, ठीक है। अब ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के कारण फोर्स है और ये डिस्टेंस हमको चाहिए थी, यदि ये ए ये भी ए तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ √2a, तो √2a, तो F1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई √2a का होल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है भैया, इस एफ को इस एफ के साथ और इस F1 के साथ तीनों को जोड़ के बताना है रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम लोग चलिए दो से शुरू करते हैं। इस एफ को और इस एफ को जोड़ेंगे तो क्या क्या हमको दिख रहा है, ये और ये एफ के बीच में थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे ये दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट कितना मतलब एंगल 90 डिग्री होता है, तो cos 90 बराबर 0, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है ऐसा वाला पढ़े होगे a² प्लस b²। ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का, इधर ए और बी दो वेक्टर है, ए एंड बी दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है √a² प्लस b²। वेक्टर में देखेंगे आप तो इस दोनों फोर्स को जोड़ेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो F1 मान लिए इस दोनों का सम वेक्टर F1 इक्वल्स टू वेक्टर F प्लस वेक्टर F, ये भी वेक्टर सेम वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा F1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √2f, और ये हमारा कितना हो जाएगा √2f का मतलब इसका इंटू √2, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटू क्यू बड़ू क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इंटू √2 पहले रखे थे लास्ट में रख लिए, तो ये हमारा F1 निकल गया। तो F1 किस कौन कौन बहादुर का आया, F1 इसका और इसका सम है, तो मतलब F1 किस पे आएगा, दोनों चूंकि सेम फोर्स है तो स्वाभाविक है ये किस पे बीचों बीच सेंटर पे चलेगा, एंगल कितने 45 का, ये भी सेम एंगल पे है, दोनों फोर्सेज यदि सेम एंगल पे है, ये हमारा F1 तो ले चुके थे ना, चलिए इसको हमने F2 नाम रख दिया, ये हमारा F2 किसका सम है, इस F का और इस F का, तो F2। अब हमारा नेट जो होगा इसके ऊपर टोटल फोर्स, इस दोनों को जोड़ के F2 बनाए, अब F2 और F1 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा, तो F नेट इक्वल्स टू कितना F1 प्लस F2, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, सीधा सीधी जोड़ देना है, तो सीधा सीधी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर कितना है ये निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q² डिवाइडेड बाई रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2a², और जोड़ना किसके साथ है F2 के साथ, ये हमारा F2 वाला कहानी है, तो
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू √2। अब इस दोनों में से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इसमें कैपिटल क्यू इसमें भी है, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी है। तो यदि हम लिखते इसका सम तो क्या निकालते बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू दोनों में है तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया इसमें से क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई 2 और इसमें से बच जाएगा स्मॉल क्यू इंटू √2। तो लिख सकते हैं √2 इंटू स्मॉल क्यू। तो देखेंगे तो यही आंसर हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं होएगा क्यू स्क्वायर कैसे आएगा, ब्लैक है तो ब्लैक लेके इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा क्या चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर √2 कैपिटल क्यू बाई 2। आसान है ये सब, तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस दिया गया, ठीक है। ऑफ साइड L एज शो इन द फिगर, और साइड कितना दे दिया गया, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है और ये भी साइड हमारा क्या है, इसका L है, एज शो इन द फिगर, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। अब बोल रहा है कि भैया इस वाले चार्ज पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इसके ऊपर किसके कारण फोर्स लगेगा, इस -4Q के कारण और 2Q के कारण। चलिए लगा देते हैं फोर्स हम लगाते हैं इसके कारण, तो इसके कारण ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका इस तरफ। चलिए इसको हमने मान लिया F1, ये प्लस, तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, और इसका हमने नाम रख दिया F2। अब बात करें इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितने का होगा, यदि ऐसे डॉटेड करके समझते तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा 60, तो ये भी हमारा 60 और ये 60 है तो ये भी 60, मतलब टोटल एंगल की बात करें तो 120 डिग्री हमारा इसका एंगल हो जाएगा। कितना, इन दोनों के बीच का। तो दो वेक्टर्स हमको पता चल गए और दोनों के बीच का एंगल पता चल गया, तो रिजल्टेंट निकालना कौन से बड़ी बात है। तो F1 सबसे पहले निकाल लेते हैं। F1 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू, दो चार्जेस कौन से हैं, Q और 4Q, तो इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी Q इंटू 4Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L, तो मतलब L का स्क्वायर। F2 लिखते तो क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू, किसके कारण है F2, इसके कारण, इसके ऊपर, तो लिख लेते इसको Q2A डिवाइडेड बाई L का, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी L है। चलिए F1 निकल गया, F2 निकल गया, अब दोनों के बीच का एंगल भी हमको पता है, थीटा इक्वल्स टू 1 to 120 डिग्री। चलिए अच्छी बात है। अब नेट फोर्स F नेट, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते तो लिखते वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, तो F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सब कुछ पता है हमको, F1 पता है, F2 पता है, थीटा पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, रख दीजिए। कुछ F1 ये है, देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है सबके अंदर से। एक बार उसे क्या होगा कि हम बाहर निकालेंगे तो अंदर कुछ कम जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है और L स्क्वायर है, तो स्वाभाविक ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा सुंदर बनाते हुए तो बाहर क्या ला सकते हैं, एक स्टेप आप सबको लिखिएगा, उसके बाद बाहर लाइएगा तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारा ये हमारा Q है ना, सॉरी,
यहाँ भी Q तो Q स्क्वायर, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया, Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब अंदर में क्या बचा, इस वाले पार्ट से हमारा बचा 4 अंदर गया था, तो 4 का स्क्वायर, F2 के अंदर 2 गया था, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 में से 4, F2 में से 2, और हमारा कॉस कितने डिग्री है 120, तो कॉस 120 डिग्री बराबर कितना, इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 प्लस कितना 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 90 प्लस 30, ये हो जाएगा कॉस का हमारा हो जाएगा, चूंकि कॉस 120 डिग्री माइनस में होता है तो यहाँ पहले माइनस लगाए और हमने लिख लिया, ये हमारा कॉस बदल गया साइन में, साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। यदि ये आपको पता है -1/2 कैसे आ गया, इतने से समझ जाते हो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप एक वीडियो देखना मैथमेटिकल टूल के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको इसको अच्छे से बताया गया कैसे ये इतना हो रहा है। चलिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2। अब यहाँ से ये कट गया, अब इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या बच गया, 2 से 2 कट गया, ये माइनस इसके साथ आ गया 16 प्लस 4 और ये 8 -8, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और यहाँ से हो गया 8 √12, इसको लिख सकते हैं कितना, √12 को लिखा जा सकता है 4 × 12 मतलब 2√3, तो ये हमारा जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2√3 Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। आसान है, थोड़ा सा सिर्फ सुपरपोजिशन को समझना है और आपका काम हो गया। चलिए देख लीजिए, चलिए आगे पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा है, 17 में, 10 में, सीबीएसई दिल्ली के अंदर पूछा है, 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी। कह रहा है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें हमने बात किया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का क्या मतलब है। चलिए फिर से समझ लेते हैं। यदि एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डालेंगे, मान लो हम पहले वाले केस जो क्वेश्चन किए तो उसमें हमने डाला ऐसा, इलेक्ट्रिक पी का डायरेक्शन ये है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू और ये हमारा निगेटिव क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ। इसको जो ही ऐसे से ऐसे करोगे तो ये वापस इस पे इस तरफ फोर्स लगा तो ये वापस से सीधा हो जाएगा, इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग का थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री। लेकिन यदि हम ऐसा रखते, यहाँ पे हम माइनस चार्ज को प्लस को रखते और यहाँ पे माइनस को रखते, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा हमारा इस तरफ, प्लस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ, मतलब ये इसको इधर से दबा रहा है, ये इसको इधर से दबा रहा है। तो ये जो ही हल्का टिल्ट करोगे तो ये इसको इधर लेके आना चाहेगा, मतलब ये जो ही हल्का टिल्ट के पड़ाक से ये घूम के ऐसा हो जाएगा, मतलब घूम के ये ऐसा बन जाएगा, मतलब वापस ये इस कंडीशन में नहीं आ सकता। फिलहाल जब तक नहीं छेड़ा है इसे तब तक क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। लेकिन कैसा एक इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। तो यदि इसमें यदि हम डाइपोल के डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस केस में 0 डिग्री है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टेबल के लिए हमको कितना चाहिए, 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए हमको कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां आपको दिख रहा है सारा कुछ। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पैरेलल किसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इस केस में हमारा एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या रहा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। ओके, पहला ऑप्शन क्वेश्चन दिया है
ए स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज ए चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस एज द बैलून इज ब्लो अप एंड इंक्रीज इन साइज, हाउ डज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस एंड गिव द रीजन। चलिए इसके हम दो ए वाले की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दी एनी सरफेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इस पे एक सरफेस बना दिए हम ऐसा जिसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई और नॉर्मल का डायरेक्शन ए। तो इस नॉर्मल की तरफ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कह सकते हैं डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए फॉर एरिया, या इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। पढ़े हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छी बात है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर या जूल मीटर पर कूलम या गॉस, ये सब इसके यूनिट है। और डायमेंशन फॉर्मूला इसका ये होता है। यदि आप लिखते हो ऐसा यूनिट पूछा तो डायमेंशन भी लिखना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इसका ये यूनिट कैसे होता है। कौन सा यूनिट देखिए, चलिए पहला ही देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बाकी सारे यूनिट से आपको मिलते रहेंगे रास्ते में, फिलहाल एक की बात करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज और एरिया का एरिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही तो लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यदि वोल्ट मीटर की बात करते तो कभी पढ़े होगे E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यहाँ से हम किसका निकालते? dV बाई dr, मतलब E इक्वल्स टू dV बाई dr। या लिखते तो क्या लिखते? वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये साफ, तो उसको लिख सकते थे वोल्ट मीटर। ये भी आ गया। तो ऐसे करके सबका आप चेक कर सकते हैं। अब यूनिट पता है और डायमेंशन ही पता है। चलिए डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। सबको साफ देख लीजिए, सबको साफ कर देते हैं। साफ हो जा भाई। हाँ, अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी जस्ट ई का क्या लिखे? न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन का हम लोग जानते हैं MLT-2, कूलम का AT AG नहीं AT, और एरिया का होता है ऐसा। अब सबको गुना भाग करेंगे तो क्या मिली M का M, L, तो L क्यूब, T यहाँ है, अतः है और अतः है, तो T-3 भले, और A ऊपर जाएगा तो A-1। ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही तो लिखा है ना, M1 L3 T-3 A-1। मतलब डायमेंशन याद नहीं रख सकते हैं, इसको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। कैसे याद होगा? कुछ बहादुर होते याद हो जाता है उनको। चलिए आगे क्या है हमारा? 8वां का A हो गया। अब इसकी B की बात करते हैं। स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज ए चार्ज दैट इज uniformly distributed over its surface as the balloon is blow up and increase in size. How does the total electric flux coming out of the surface charge क्या है? चेंज है, ठीक है। गिव रीजन। अब ये हमारे पास बैलून है, इसके ऊपर Q चार्ज को हमने डाल दिया। Q चार्ज क्या है? ऐसे ऐसे इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ठीक है। अब यदि बढ़ना शुरू करेगा तो भी तो ये इसी गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा, और नेट चार्ज इसके अंदर क्या रहेगा? अभी भी हमारा क्या है? नेट चार्ज अंदर Q है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको गॉसियन सरफेस के एरिया से या उसके शेप से या उसके साइज से कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है। तो कितने चार्ज है? जब बैलून छोटा था तो भी Q चार्ज था, जब बड़ा हुआ तो भी Q चार्ज है। तो नेट चार्ज अभी भी Q है, तो फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कह सकते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज। सीधा सीधी बात है, तो क्या सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ बैलून इज रिमेन्स क्या? अनचेंज। दिस इज बिकॉज द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द बैलून इज क्या चीज? इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द बैलून। अब साइज छोटा रहे या बड़ा रहे, चार्ज तो वही है,
चार्ज तो बदला नहीं तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। भावनाएं तो यही है। चलिए, ये फिर कब पूछा गया? सीबीएसई इलाहाबाद 2015 में। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स, ऐसा यूनिट सेम है क्या? गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द स्फीयर और साइज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल। ये तो अभी जस्ट देखिए, इसकी बात करते हैं। गॉस लॉ इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज। अब जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन किसके ऊपर? नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, नॉट द शेप का, उसका सरफेस का साइज या शेप क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यदि मान लो ये हमारे पास चार्ज इतने सारे हैं, ठीक है, एक कोई इंक्लोज सरफेस के अंदर हमने इस चार्ज को रखा, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल्स टू सीधा सीधी Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q नेट कितना? प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कह रहा है भाई? सरफेस का शेप कैसा था ये तो हमने कहीं भी नहीं बोला, सिर्फ सरफेस के अंदर ये बहादुर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो, यदि ये शेप होता या एक ऐसा शेप होता तो भी हमारा क्या होता? कहानी में सेम बातें होती कि फाई इक्वल्स टू Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have the sudden break, why it is। और दूसरा क्या? explain why two field lines never cross each other at any point। पहला क्वेश्चन यही है ना कि भैया क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो हमारे पास पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं, इधर से आते हैं, इधर को जाते हैं। और जिस ये इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर ही हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो कह सकते हैं ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स, कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस कर्व। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं पे ऐसा थोड़ी कि रुक रुक के फोर्स महसूस करेगा, दिल धड़क रहा है, रुक रुक के थोड़ी धड़कना है इसको, क्या इसको कंटिन्यूअसली फोर्स मिल रहा होगा? यदि यहाँ पे एक चार्ज को रखेंगे तो कंटिन्यूसली इसको फोर्स लगेगा और कंटिन्यूसली ये इसकी तरफ जाता रहेगा फील्ड लाइन को होते हुए। इसलिए कह सकते हैं ये एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, मतलब जो पॉजिटिव से निकलता है और कहाँ को जाता है? निगेटिव को जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब यदि मान लो हम बात करें इस पॉइंट की, यदि यहाँ पे ये क्या करता है? एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। एक फील्ड लाइन ये हमारा, एक दूसरा फील्ड लाइन ये, तो यहाँ पे हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मिल जाती। अब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस, तो क्या होगा? देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच क्या है? विच इज इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है। यदि हो जाएगा तो दो एक ही पॉइंट पे दो कैसे? एक ही काम को दो बंदे कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो काम कैसा होगा? कुछ नहीं होगा। ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है? टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, क्या है भैया? स्मॉल q coulombs are suspended by two insulating string of equal length, ठीक है। what will be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between them। अब हमारे पास दो बॉल्स हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, इसके दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? q है, दोनों हमारे हवा में लटक रहे हैं। तो इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q coulombs are suspended by two insulating string of equal length, अच्छी बात है। what will be the effect of force। अब एक पॉइंट से लटक रही है या दो पॉइंट से लटक रही है, कोई मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स ये इस तरफ, दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू, यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, डिस्टेंस तो बोला नहीं है। चलिए, तो ये क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाता, दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके पीछे प्लास्टिक एक डाल दिया गया, तो प्लास्टिक डाल देगा मतलब प्लास्टिक के आ जाने से क्या होगा, इसके बीच का डाइलेक्ट्रिक बदल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बदल गया। और किसी भी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, ग्रेटर देन 1 ही होती है। और 1 किसका होता है, फ्री स्पेस का 1 होता है, बाकी सबका क्या होता है, उससे ऊपर होता है। तो यदि हम मीडियम के लिए बात करते हैं तो मीडियम का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 1/k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये तो हमारा एफ के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं F/k। अब चूंकि k हर एक केस में किसी को भी डालोगे तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसको भाग जो दोगे तो ये हमेशा इस टर्म की वैल्यू इस f से क्या होगा, f को ये हमेशा कुछ ना कुछ से काटेगा, 1.2 मिल जाए या 2 मिल जाए तो पहले f था, और यदि k की वैल्यू 2 आ गई तो f/2 आधी हो गई, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, f से छोटी होगी। तो कह सकते हैं Fm इज लेस देन f। तो मतलब प्लास्टिक को डालेंगे तो फोर्स हमको क्या मिलेगा, डिक्रीज करेगा, कम मिलेगा, तो फोर्स विल डिक्रीजेस। भावना तो यही है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 × 10⁻3, मतलब E की वैल्यू हमको दे दिया गया है 5 × 10⁻3 I। अच्छी बात है, न्यूटन पर कूलम, मतलब x की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया। अच्छी बात है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड। एक स्क्वायर लेना है जो इस फील्ड में डाला गया है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर यदि हम बात करते तो ये हमारा स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर है, भावनाएं समझिए, स्क्वायर है, इसको रखा गया हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। यदि ये x है, इसको हमने y मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा z। तो z का मतलब क्या, बाहर की तरफ, मतलब ये वो सब प्लेन होगा जिसके पास y भी है और z भी है बाहर की तरफ, ऐसा ही होगा ना प्लेन। तो इस प्लेन से कितने पास कर रहे हैं, तो इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा इस तरफ। तो एरिया का भी डायरेक्शन किस तरफ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ। तो हम एरिया वेक्टर को यदि लिखना चाहते तो एरिया को भी क्या लिखते, किसकी तरफ, x की तरफ लिखते। तो एरिया को यदि हम लिखना चाहेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका एरिया साइड दिए हुए है तो क्या लिख सकते हैं 10, तुमको लेंथ दे दिया यदि हमको L दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻²। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, यदि हम लिखते तो ये लिख सकते हैं 1 × 10⁻², या ऐसे लिखते थे 100 × 10⁻⁴। तो 2 लड्डू सा गया तो उससे बच गया 1 × 10⁻², ऐसा लिखा जा सकता है। और यदि वेक्टर फॉर्म एरिया को लिखते तो क्या लिखते 10⁻²। I, चूंकि I डायरेक्शन में ये भी है और ये भी हमारा क्या है I डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। E की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻³ I और डॉट 10⁻² I। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 और I डॉट I बराबर 1, तो 50 और ये यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, अब जस्ट निकालते न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। कब, जब एकदम जस्ट जैसा बोल रहा है वैसा। फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और क्या रहा है, व्हाट वुड बी दी फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब जो ये हमारा प्लेन था वो x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो प्लेन है हमारा कितना एंगल बना रहा है, ये बना रिया है 30 डिग्री का, मतलब कुछ ऐसा बना रहा होगा 30 डिग्री, कुछ ऐसा ही होगा ना, x के साथ 30 डिग्री ऐसा दिख रहा है इधर से का, और दिख रहा है ये वाला 30 डिग्री, मतलब ये वाला जो प्लेन होगा ऐसा कुछ, और ये x के साथ कितने का बना रहा है 30 डिग्री। भावनाओं को समझिएगा। तो अब कहानी में क्या आएगा, ये तो पहला वाला निकल गया, चलिए पहला वाला निकल गया, इसको अब मिटा देते हैं, मिटा देखा, चलिए मिटा देते हैं।
अब दूसरे वाले केस में क्या रहा है कि ये x के साथ कितने का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो हमारा ये वाला प्लेन था वो 30 डिग्री के साथ झुका हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा। यदि ये 30 है, ये हमारा क्या होगा 30, और ये कितना होगा हमारा 60, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा। तो अब की बार इलेक्ट्रिक एरिया ये हमारा और हमारा ये वाला कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल बन गया, ये एरिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों एंगल कितना बन गया 60 डिग्री का। तो हम लोग फाई इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू जानते हैं EA cos थीटा। ई की वैल्यू कितनी उस डायरेक्शन में है, चलिए 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 5 इंटू 10⁻3। एरिया भी जस्ट निकाले थे, कितना निकाले थे 10⁻⁻2 और cos कितना cos 60 डिग्री। ये हमारा हो गया कितना 50 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 मतलब 25, और यूनिट जो हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यदि 30 डिग्री किधर है, ये 30 दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, वो किसका है एक्स एक्सिस के साथ दिया। तो यदि ये 30 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाला लाइन में 30 बनाएगा, लेकिन हमको कौन सा ये हमारा होता है एरिया वेक्टर, तो ये कितना बनाएगा इसके साथ, ये टोटल 90, तो ये हमारा 60, तो इसलिए हम 60 यूज किए। थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। मतलब ये एक चार्ज हमारा ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो इस दोनों के में से किसी के एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये चूंकि क्या पूछा स्केलर है या वेक्टर, भैया ये वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा इक्वल्स टू Q हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी 2, और A जो डिस्टेंस है हमारा क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो कह सकते हैं ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या हो सकता है, डायरेक्शन कहाँ से होता है निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और इसका यूनिट कूलम्ब, चार्ज का कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम्ब मीटर इसका यूनिट हो जाता है। और कुछ पूछा भैया ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर। चलिए यदि इसका डायमेंशन लिखना होता तो क्या लिखते, चार्ज का 80 और डिस्टेंस के लिए मीटर के लिए L, तो यहाँ लिखना चाहते तो लिखते LTA, ऐसा LTA। आगे चले, थोड़ा सा समझिए, कोई जल्दी नहीं है। कहाँ जाना है जल्दी में, कहीं जाना है क्या, नहीं जाना है ना। चलिए अब ये क्या रहा है भैया कि 2 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R एंड 2R, मतलब कंसेंट्रिक मतलब ये और ये दो हम सेल लिए जिसका एक ही सेंटर हो, तो उसको कंसेंट्रिक बोलेंगे, जिसमें एक का रेडियस R है और दूसरा का रेडियस क्या है 2R। अच्छा नहीं लग रहा है 2, थोड़ा सा मिटा डालो इस 2 को, और यहाँ पे भाई मेरे आजा 2R, ऐसे ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए आर गिवन चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, मतलब R वाले के ऊपर चार्ज देके रखा है Q1 और 2R वाले पे चार्ज देके रखा है Q2। अच्छी बात है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर ऑफ सेल्स आर इक्वल, मतलब बोल रहा है कि दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है चार्ज बाय एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे Q बाई ए लिख सकते हैं। चलिए तो दोनों केस में सेम कह रहा है, तो कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू R के लिए और 2R के लिए हमारा सेम है। ओके, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ Q1 और Q2।
Q1 बाई Q2 हमें निकालना है। तो पहले वाले की बात करें तो ये इसकी इक्वल है, तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं पहला वाला R के लिए, तो चार्ज कितना है इसके ऊपर Q1 है और इसका एरिया क्या हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, ये एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। लिखा जा सकता है, दोनों बराबर दे रखा है तो इतना लिख सकते हैं ना, चार्ज का चार्ज और एरिया का 4 पाई R स्क्वायर। इसके लिए लिखते तो क्या लिखते Q2 बाई 4 पाई 2R का स्क्वायर। ये एरिया इसका हो गया स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो ऐसे तो हमसे Q1 बाई Q2 पूछा जा रहा है, तो लिख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये R स्क्वायर चलो इधर उठा के ले आया, नीचे बच गया हमारा 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू 1/4। Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू 1/4। आसान था, हलवा है। चलिए अच्छी बात है, 2013 साफ देख लीजिए। अगला आते हैं, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करें, सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। आप इस पे आपको शो करना है कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है या नहीं। चलिए हमने यहाँ यदि रखा इलेक्ट्रिक डायपोल को, इसके ऊपर हमने रखा +Q और इस पे रखा -Q, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा Q इंटू E और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ क्या लगेगा -Q इंटू E। तो दो फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर मतलब एक ही बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के लगते हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, हमको इधर से कोई दायां खींचे सेम फोर्स है, बायां खींचे सेम फोर्स है, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो कह सकते हैं F नेट इज इक्वल्स टू +QE -QE बराबर 0। तो हमारा शो हो गया पहला चीज। The dipole is aligned parallel to the field। अच्छा, डायपोल को पैरेलल अलाइन कर दे। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180। अब हमने डायपोल को अलाइंड ऐसे कर दिया और कह रहे हैं कि इसको कितना पे हमको रोटेट करना है। द डायपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ऐसा तो पहले कैसे है, ये अलाइंड है मतलब θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और अब दूसरी बार कैसे कर दिया, अलाइंड है पैरेलल है, ठीक है, दूसरी बार कर दिया 180 मतलब θ2 इज इक्वल्स टू 180। फॉर्मूले में पुटिंग द वैल्यू PE cos θ1 मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 मतलब cos 180 डिग्री। P का E और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 माइनस cos 180 की वैल्यू कितनी है, cos 0 हमारी यदि कितनी होती है 1 होती है, तो cos 180 की वैल्यू होगी -1। तो ये हो जाएगा और माइनस प्लस, तो 2PE। तो हमारा दूसरा का इसका आंसर क्या हो जाएगा 2PE, और इसका आंसर ये तो प्रूफ ही करना था। देखिए आसान है, आराम से समझिएगा। अलाइन का मतलब होता है अलाइन पैरेलली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना, मतलब P इक्वल्स टू हमको दे दिया है 3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, ठीक है। फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है हम लोग पढ़े थे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए θ1 कितना 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जस्ट देखिए क्वेश्चन θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छी है। इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, मतलब E की वैल्यू दे दी गई है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो निकालना क्या था अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो जानते हैं जस्ट देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। P की वैल्यू ये 3 × 10⁻, कितना 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 -8। E की वैल्यू कितनी 10⁴ cos θ1 मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 मतलब cos
180। ये हमारा हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 cos 0 के मतलब 1 और 180 का जस्ट देखे हैं -1। ये हो गया कितना 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 -1 2 मतलब 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। जूल तो 6 इंटू 10 टू पावर -4 जूल। एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रहा है हमारा प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r²। यदि हम लोग कूलम्ब फोर्स F की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से यदि हम r² की बात करते हैं तो F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। मतलब 1/r² के F क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r² बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, 1/r² घटेगा तो F भी घटेगा। ठीक है, लेकिन यदि r² की बात करते हैं तो r की वैल्यू यदि r² की वैल्यू घटती तो F की वैल्यू बढ़ती, r² की वैल्यू बढ़ती तो F की वैल्यू घटती। यही दिक्कत है। तो कह रहा है कि वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इच पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमारा एक पेयर है और दूसरा हमारा ये पेयर है। अब इस दोनों की बात करें तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ यदि हम सेम साइन के साथ डालते तो यहाँ लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को यदि किसके साथ 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम डालते और यह डिस्टेंस जो है हमारा r²। तो यहाँ F की वैल्यू पॉजिटिव आती, मतलब आती ना पॉजिटिव, तो F यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा और रिपल्सिव होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या है सेम नेचर के चार्ज है। तो ऐसा कुछ बनता हमारा बहादुर 1/r² बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, क्योंकि ये F जो है 1/r² के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन दूसरे केस में क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब क्या है दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक, यदि 1/r² की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये एक वाला प्लस और एक हमारा माइनस, तो माइनस, तो दोनों मिलके हमको क्या देगा निगेटिव देगा। तो मतलब F की वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी। तो ये इस नीचे के डायरेक्शन में और अट्रैक्टिव है इसलिए ये तुम आपका होगा। तो हम ग्राफ बना सकते हैं, एक ग्राफ ये हमारा हो जाएगा और दूसरा ग्राफ रिपल्सिव के लिए और हमारा अट्रैक्टिव के लिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये नीचे क्यों गया, इसलिए क्या, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे F की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी, तो इसलिए ये निगेटिव डायरेक्शन में लिए है। ठीक है, ये ऊपर क्यों है, क्योंकि भैया दोनों चार्ज इस वाले केस में क्या है प्लस है, तो F की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी। तो ये F पॉजिटिव ऊपर होता है तो ऊपर की तरफ लिए है, और 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तब तो ये बढ़ता जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन साइन निगेटिव है F का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या रहा, सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, देन रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट इन 30 सेंटीमीटर। मतलब चार्ज कितना दे के रखा है, दो चार्जेस का सम दे के रखा। मान लो हमने एक चार्ज Q1 बराबर, एक चार्ज को हमने क्या मान लिया पूरा का पूरा मिटा भाई, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा हमारा चार्ज क्या है Q2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 7 माइक्रोकूलम, या इसको कह सकते हैं, चलो माइक्रो में ही रहने देते हैं। दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कितने फोर्स से कर रहे हैं 1 न्यूटन से कर रहे हैं, खुशी की बात है। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का आर कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब कह सकते हैं 0.3 मीटर, या कहना चाहे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, कुछ भी लिखो, सबको मीटर में ही लेना है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। चलिए जब हमको दोनों के चीज पे फोर्स दिया तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू 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 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। F की वैल्यू कितनी दी गई है 1, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 नहीं पता Q2 नहीं पता डिवाइडेड बाई R की वैल्यू पता है कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर -1। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1
Q2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻²। ये से ये साफ, तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, वो 9 से 9 साफ हो गया। तो यहाँ से यदि देखोगे तो Q1 Q2 बराबर ये इस साइड आ गया, ये ऊपर जाएगा 11, तो 10⁻11 Q1 इंटू Q2 हमको मिलेगा 10⁻11। ठीक है, अच्छी बात है। एक कहानी ये हो गया, हमको प्लस का पता है, चलिए हम माइनस निकालते हैं। तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 हमको पता है कितना है 7 माइक्रोकूलम। 7 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर माइनस ये हमारा कितना 10⁻⁻11। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे कहीं भी हमने कुछ पुट नहीं किया है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻11। इसको लिख सकते थे 49 इंटू 10⁻⁻12 माइनस, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिए 10⁻⁻12। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁻12। कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। एक हमारे पास पहले से पता है Q1 प्लस Q2, चिपकाएंगे वैल्यू कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2Q1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से Q1 बराबर कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 ये हो जाएगा। और Q2 कहाँ से ले ले, यहीं से ले लेते हैं। Q1 हमको पता चल गया, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर 7 माइनस Q1 मतलब 7 माइनस 5 मतलब 2 माइक्रोकूलम। तो Q1 5 माइक्रोकूलम और Q2 2 माइक्रोकूलम। आसान है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, फिगर शोज two large metal plates P1 and P2 tightly held against each other and placed between two equal and unlike point charges। ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। अब इस दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, अच्छी बात है। देन व्हाट विल हैपन टू द प्लेट व्हेन दे आर रिलीज्ड। अभी पहले क्या था, इस दोनों को पकड़ के रखे थे, अब क्या किए, दोनों को जो ही छोड़ेंगे तो क्या होगा कहानी में, जो ही इसको आप छोड़ोगे, जब ये इसके पास था, ये प्लस चार्ज है तो इस साइड क्या आ जाएगा, इसके माइनस, और इसमें माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड इसके प्लस आएगा ना। तो ये प्लस इस साइड माइनस डेवलप करेगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दौड़ेगा इसके पास और ये दौड़ेगा उसके पास। तो कह सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस P1 एंड P2 आर माइनस Q एंड प्लस Q रिस्पेक्टिवली। ये प्लस Q था, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q। ठीक है, व्हेन द प्लेट आर रिलीज दे विल टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर एंड प्लेट P मूव टुवर्ड प्लस Q। ये हमारा P1 जो है वो प्लस Q की तरफ मूव करेगा और P2 किसकी तरफ मूव करेगा, और P2 टुवर्ड माइनस Q चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन। अब जस्ट माइनस चार्ज आया तो माइनस दिस। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे इसके, इरेज ऑल इन, ये पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ, ये पॉजिटिव से निकलेगा ऐसा, और ये निगेटिव है तो इस पे ऐसा 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 ऐसा, ये पैसा ये कैसा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो भावनाओं को अभी तक आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा तो कोशिश कीजिए और अच्छे से समझने का। हम एक्सपेक्ट करते हैं कहानी खत्म अपनी। थैंक यू वेरी मच।